जय हिंद साथियों। आज से हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, कुछ कॉमन चीज़ें हैं, हम सब जानते हैं। जैसे बायोलॉजी अपने आप में खुद एक ब्रांच है साइंस की। साइंस 3 खंडों में बटा हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो नंबर 3 की जो ब्रांच है बायोलॉजी, आज उसी के ऊपर डिस्कस है। आज की क्लास में हम लोग बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, बायोलॉजी शब्द कैसे बना, क्या मतलब है इसका, क्या डिफिनेशन है, इन सब के ऊपर चर्चा हम लोग करेंगे। तो हमारा जो पहला शब्द है हम लोगों के पास वो है बायोलॉजी। इस शब्द का जो मतलब है, जैसे आप एक डिफिनेशन समझिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जीवों का अध्ययन करते हैं उसे बायोलॉजी कहते हैं। या एक दूसरा डिफिनेशन दिया जाता है इसको, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे बायोलॉजी कहते हैं। अब देखिए, जीवधारी कहिए या जीव कहिए, दोनों का मतलब एक ही है। एक तीसरा भी डिफिनेशन दिया जाता है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवित जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे बायोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ के डिफिनेशन से आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि जीवित जीव का ही अध्ययन बायोलॉजी है या जो जीव मर चुके हैं उनका भी। जैसे कोई जीव मरा हुआ है और उसके शरीर का अध्ययन किया जाए तो वह किस हिस्से में माना जाए। तो देखिए, जो जीव आज जिंदा है वह ऑलरेडी बायोलॉजी का हिस्सा है, उसका अध्ययन बायोलॉजी में ही होगा। अगर वह जीव मर जाता है तो वह अब जीवित नहीं है, लेकिन उस जीवित जीव के मृत शरीर का अध्ययन भी बायोलॉजी के अंतर्गत ही होता है। मतलब कि जो भी जीव मरे हैं उनके मृत शरीर का अध्ययन बायोलॉजी के अंतर्गत ही किया जाता है। यहाँ जो जीवित और निर्जीव का संबंध है, इसका मतलब यह नहीं है कि जो जीव आज जिंदा है कल वह मरेगा तो उसका अध्ययन हम बायोलॉजी में नहीं करेंगे। इसका मतलब यह नहीं है। कहने का सेंस यह है कि जैसे जो जीव कभी भी जिंदा नहीं था, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, यह मार्कर जब बना था तब पर भी निर्जीव था, आज भी यह निर्जीव है, इसका अंत भी निर्जीव के ही रूप में होगा। मतलब यह अपने पूरे जीवन काल में कभी भी जीवित अवस्था को प्राप्त नहीं होता है। हम जैसे लोग हुए, जीवधारी जो हुए, मनुष्य हुए, हमारी उत्पत्ति जीवित रूप में हुई है, हमारा अंत मृत रूप में होगा। मतलब हम जीवित हैं, हमारा जो समय काल है वो जीवित है। मर जाने के बाद हम भले निर्जीव हो जाएंगे, वो बात बिल्कुल अलग है, लेकिन हम कभी तो जीवित रहे होंगे। तो कहने का मतलब यह समझिएगा, जो कभी भी जिंदा नहीं थे वो सब के सब फिजिक्स और केमिस्ट्री में पढ़े जाएंगे। जो कभी जिंदा थे या अभी जिंदा हैं, इन सब का अध्ययन बायोलॉजी में होगा। यहाँ तक शायद आपको बात पूरी क्लियर हुई होगी। अब एक बात समझिए, हमने बायोलॉजी का आपको डिफिनेशन भी समझा दिया कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव का या जीवधारियों का या जीवित जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे बायोलॉजी कहते हैं। एक खास बात है कि देखिए, अब दिमाग में एक बात आता है कि बायोलॉजी शब्द बना कैसे। तो एक बात समझिए, बायोलॉजी शब्द कैसे बना। इसकी जो पहली पॉइंट आएगी कि बायोलॉजी शब्द बन रहा है 2 शब्दों से। एक देखिए शब्द है जिसका नाम है बायोस और दूसरा शब्द है लोगोस। बायोस प्लस लोगोस, बायोस से एक नया शब्द बनाया गया जो है बायो, और प्लस लोगोस से बनाया गया लॉजी। यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। अब ध्यान समझिए, बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। अब देखिए, जिस डिफिनेशन की हम लोग बात कर रहे थे वह डिफिनेशन अंतिम में मिल गया। जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी है, जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी है। तो नोट पॉइंट हमारे लोगों के पास क्या मिलता है कि स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ ही क्या है, बायोलॉजी है। मतलब जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी है। या आप दूसरा कह दीजिए, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म
जीवित जीवों का अध्ययन ही बायोलॉजी है। यहां तक आपको बात समझ में आई होगी कैसे बायोलॉजी शब्द बनाया गया। बायोस से बायो बना और बायो का मतलब लाइफ है, लोगोस से लॉजी बना और लॉजी का मतलब क्या है, स्टडी है। अब इसी बायो प्लस लॉजी को अगर हम यहां ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, बायोलॉजी। यहां तक बात आपको शायद एकदम क्लियर हो कि कैसे बायोलॉजी शब्द बना। अब सवाल आता है कि बायोलॉजी एक ब्रांच है साइंस की, जब यह एक ब्रांच है तो इसके पिता भी होंगे। अब इसके जो पिता का जिक्र होता है, इसके पिताजी हैं एरिस्टोटल। एरिस्टोटल कहने का मतलब समझिए, इनको हिंदी में अरस्तु कहा जाता है। अरस्तु ही बायोलॉजी के पिता हैं, अरस्तु ही जूलॉजी के पिता हैं और अरस्तु ही वर्गीकरण के भी पिता हैं। अरस्तु अपने आप में कई चीज़ों के पिता हैं, तो अरस्तु को बायोलॉजी का पिता कहा जाता है। जो अरस्तु है, इनका जो समय काल है 384 से लेकर के 322 बीसी रहा है। 384 से लेकर के 322 बीसी। अब इस शब्द का मतलब समझिएगा क्या है, ये इनका टाइम पीरियड है। अरस्तु ईसा मसीह के पैदा होने के लगभग काफ़ी समय पहले पैदा हुए थे। 300 से लेकर के 400 साल के पहले पैदा होने वाले जो व्यक्ति हैं अरस्तु हैं। और सोचिए, इतना पहले इस व्यक्ति के पास बायोलॉजी का इतना सटीक नॉलेज था, जिस वजह से आज इस व्यक्ति को हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमी, ये सब अकेले व्यक्ति है। उस ज़माने में इस व्यक्ति के पास इतना सटीक जानकारी थी। इस समय 2024 चल रहा है, 24 में अगर 300 साल ऐड कर दें हम लोग तो 27 हो जाएगा। मतलब 2700 साल पहले की कहानी है। ये आदमी आज से 2700 साल पहले पैदा हुआ था और इसके पास इतनी सटीक बायोलॉजी की नॉलेज थी उस समय। चलिए इस बात को छोड़ते हैं। तो एरिस्टोटल ही फादर कहे जाते हैं बायोलॉजी के। इनके समय काल के बारे में हमने बताया कि ये 384 से लेकर के 322 बीसी वाले टाइम पीरियड में जीवित थे। अब सवाल आता है कि ये फादर जब कहलाए तो इन्होंने कोई किताब तो अवश्य लिखा होगा, कुछ किताबें लिखी गई हुई इनके द्वारा लिखी गई होंगी। अब इनकी जो किताब है, इनकी किताब का नाम देखिए ध्यान से। इनके द्वारा एक बुक लिखा गया, उसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम। ये किताब है अरस्तु की। अरस्तु द्वारा किताब जो लिखी गई उसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम। खास बात यह है कि इस किताब में अरस्तु द्वारा टोटल 500 जंतुओं के बारे में लिखा गया है। कितना लिखा गया? 500 एनिमल का जिक्र होता है इस किताब में, टोटल 500। और एक खास बात इस किताब की है कि इस किताब में अरस्तु द्वारा जंतुओं का क्लासिफिकेशन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। इसीलिए इस व्यक्ति को क्लासिफिकेशन का भी पिता कहा जाएगा। इसी किताब में, जिस किताब की यहाँ पे जिक्र हो रही है हिस्टोरिया एनिमेलियम, इस किताब के अंदर टोटल 500 जंतुओं के बारे में अरस्तु लिखे और उसका वर्गीकरण भी किया, फिर आदमी मरा है। इसलिए दोनों का पिता कहा गया, बायोलॉजी का, जूलॉजी का, क्लासिफिकेशन का। यहाँ तक शायद आपको बात पूरी हमारी समझ में आई होगी। अब एक सवाल आता है कि अरस्तु इतने महान वैज्ञानिक थे तो थे कहाँ के, ये किस राष्ट्र के थे? तो जो इनका राष्ट्र है ये ग्रीक के निवासी हैं। इनका जो घर है वो ग्रीक में है। इस व्यक्ति का जो घर है कहाँ है? ग्रीक। यह व्यक्ति ग्रीक का निवासी है। अब इसके बाद एक सवाल आता है कि बायोलॉजी शब्द कब आया? क्योंकि अरस्तु जिस समय अपना काम सब कुछ कर रहे हैं उस समय तो बायोलॉजी शब्द नहीं था, क्योंकि आज से 2700 साल पहले बायोलॉजी शब्द की बारे में कुछ किसी को पता नहीं था। बायोलॉजी शब्द वैसे रियल में आप देखें तो इंग्लिश वर्ड है। इंग्लिश तो अभी जल्दी पैदा हुई, तो उस समय बायोलॉजी शब्द नहीं था। सन 1800 में दो वैज्ञानिक आए। सन 1801 में दो वैज्ञानिक बड़े फेमस हुए, जो नंबर 1 पर आते हैं लैमार्क और नंबर 2 पर आते हैं
ट्रेविरेनस, ये दो वैज्ञानिक हैं। सन 1801 में पहली बार इन दोनों वैज्ञानिकों के द्वारा बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया, इन दोनों के जरिए। यह सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि किस सन में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया। सन 1801 में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग दो वैज्ञानिकों द्वारा किया गया। नंबर 1 पर आते हैं लैमार्क और नंबर 2 पर आते हैं ट्रेविरेनस। खास बात यह है कि लैमार्क जो हैं फ्रांस के निवासी हैं, इनका स्थान क्या है, फ्रांस है। और यह जो वैज्ञानिक है ट्रेविरेनस, यह जो है जर्मनी का है। ये इतनी पूरी जो बात है हमारी बायोलॉजी की है, बायोलॉजी शब्द के अगल बगल की है। चलिए एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं क्या क्या मैं आपको समझाया हूं। देखिए, बायोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जीवधारियों का या जीवित जीव का या जीवन का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी शब्द कैसे बना, बायोस प्लस लोगोस, इन दोनों से मिलाकर के बनाया गया बायो और लॉजी। इन दोनों का मतलब क्या होता है, देखिए बायो का मतलब लाइफ होता है, लॉजी मतलब स्टडी, इसलिए हमने डिफिनेशन क्या लिखा, स्टडी ऑफ लाइफ, जीवन का ही अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। अब बायोलॉजी अपने आप में एक ब्रांच है साइंस की, इसलिए इसका कोई न कोई व्यक्ति पिता जरूर होगा। तो पिता के रूप में हमने बताया कि एरिस्टोटल है। आज थोड़ा सा ज़्यादा पूरी खा लिया हूँ यार, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। चलिए, एरिस्टोटल इसके पिता हैं। 384 से लेकर के 322 BC इस व्यक्ति का समय काल है। और यह रहने वाला व्यक्ति कहाँ का है, ग्रीक का। इनके द्वारा एक किताब लिखी गई हिस्टोरिया एनिमेलियम, जिस बुक के अंदर 500 जंतुओं के बारे में लिखा गया है और इसी बुक के अंदर क्लासिफिकेशन भी किया गया है, इसलिए इस व्यक्ति को क्लासिफिकेशन का पिता भी कहते हैं। उम्मीद है कि आप यहां तक की हर एक छोटी बड़ी बात को समझ चुके होंगे। अब हम लोग समझेंगे कि क्या बायोलॉजी का भी कोई ब्रांच है। जैसे बायोलॉजी खुद साइंस की एक ब्रांच है, उसी तरह बायोलॉजी के भी बहुत सारे ब्रांचेज हैं, लेकिन हम लोग यहां पर जो है कुछ ही ब्रांच के बारे में जिक्र करेंगे। जैसे इसके एक ब्रांच आता है नंबर 1 पर जूलॉजी, और नंबर 2 पर इसका ब्रांच आता है बॉटनी, और नंबर 3 पर इसका जो ब्रांच है वो आता है आपका माइक्रोबायोलॉजी। इसी तरह से अगर हम लोग चलते रहें तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ब्रांच बायोलॉजी की बनकर के तैयार हो जाएंगी। तो आज हम लोग 2-3 ब्रांचों के बारे में डिस्कस करेंगे इस क्लास में। नंबर 1 जो हमारी बायोलॉजी की ब्रांच आती है वो है जूलॉजी। तो अब हम लोग समझेंगे कि जूलॉजी शब्द कैसे बना और इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। चलिए आप इसको लिख लीजिए, नई हेडिंग हमारी जो होगी वो है जूलॉजी। तो इसको ध्यान से देखिए, जू प्लस लॉजी, इन दोनों शब्द से मिलाकर के बनाया गया क्या चीज, जूलॉजी। इस शब्द को भी आप समझ गए होंगे शायद एक ही बार में कि जूलॉजी शब्द कैसे बन रहा है। जू प्लस लॉजी, इन दो शब्दों के मिलाने से हमारी जूलॉजी बनी है। अब जू शब्द का मतलब आप अगर जानते हो तो जानते हो, जू का मतलब एग्जैक्टली होता है कि चिड़ियाघर। प्यास लग गई यार, थोड़ा सा भाई 1 मिनट। देखिए, जो जू है, जू का मतलब क्या होता है, चिड़ियाघर, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। हमने पहले ही आपको समझाया। तो जू का मतलब चिड़ियाघर, और चिड़ियाघर का संबंध किस चीज से है, जीव से है, स्पेशली जंतुओं से है। तो यहां पे आप जंतु मान के चलेंगे। तो जो जू शब्द है यह भी एक अपने आप में दूसरे शब्द से बना हुआ है, जो शब्द है ज्वाइन, और प्लस आपको लॉजी हमने पहले ही समझाया था कि ये लोगोस से बना हुआ है। तो अब आप यह भी समझ गए होंगे कि जूलॉजी शब्द दरअसल कैसे बना। ज्वाइन शब्द जो हमने लिखा है उस शब्द का मतलब है एनिमल।
तो आप नीचे अगर हम डिफिनेशन लिखें कि जूलॉजी का डिफिनेशन क्या होगा, तो इसको समझिए। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु का अध्ययन किया जाए, प्राणी का अध्ययन किया जाए। प्राणी का मतलब जंतु, और जंतु एनिमल कहने का सेंस है। तो जंतुओं का अध्ययन क्या है? जूलॉजी है। तो एक लाइन में हमारा डिफिनेशन क्या बनकर तैयार होगा? स्टडी ऑफ एनिमल। ये जो है हमारे पास जो है ये चीजें क्या है? स्टडी ऑफ एनिमल कहने का सेंस ये है कि जंतुओं का अध्ययन ही जूलॉजी कहलाता है। अब यह भी एक अपने आप में देखिए ब्रांच है साइंस की, तो इसका भी कोई व्यक्ति जरूर अवश्य ही पिता होगा। तो जो बायोलॉजी के पिता हैं एरिस्टोटल, वही किसके पिता हैं? जूलॉजी के भी। हमने पहले ही आपको समझाया, तो मैं बार बार उस चीज को नहीं लिखूंगा जो चीजें पहले चर्चा हो चुकी है। बस सीधा समझ लेते हैं कि जूलॉजी के पिता कौन है? अरस्तु ही है। जो व्यक्ति बायोलॉजी का पिता है वही व्यक्ति जूलॉजी का भी पिता है। तो जो कुछ हमने अरस्तु के बारे में बताया वो चीज़ यहाँ पर भी मान लीजिए, वही सब कुछ सेम होगा क्योंकि व्यक्ति सेम है। अब जूलॉजी समझा दिए आपको, कैसे जूलॉजी शब्द आया, जूलॉजी का डिफिनेशन क्या है, ये सब कुछ हम लोग समझ गए हैं। अब हमारे सामने आता है कि बायोलॉजी की जो दूसरी ब्रांच है, इसको अगर हम नंबर 1 मान लें, नंबर 1, तो हमारे सामने एक दूसरी ब्रांच आएगी जो बॉटनी है। हमारे सामने दूसरी ब्रांच जो है बॉटनी। तो हम लोग बॉटनी को समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए जो बॉटनी, अब देखिए बॉटनी शब्द भी किसी न किसी शब्द से बना होगा। अब बॉटनी शब्द बना है बॉटेन से, ये एक शब्द है बॉटेन। बॉटेन शब्द से बनाई गई है बॉटनी, और बॉटेन शब्द का मतलब ऑलरेडी देखिए प्लांट है। तो यहां पर जो हमारे सामने डिफिनेशन बन के आएगा वो क्या होगा? स्टडी ऑफ प्लांट, स्टडी ऑफ प्लांट्स कर दीजिए। जंतुओं का वनस्पति का अध्ययन बॉटनी कहलाता है, या कह दीजिए आप पौधों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान कहलाता है या बॉटनी कहलाता है। अब देखिए यह भी एक बायोलॉजी की ब्रांच है, तो इसका भी कोई पिता होगा। इस ब्रांच का हमने बताया कि अरस्तु है, तो बॉटनी का भी अवश्य कोई पिता होगा। अब अरस्तु के ही एक शिष्य हुए, ध्यान से बात समझिएगा कहानी। अरस्तु का ही एक शिष्य था जिसका नाम था थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस ही आगे चल करके बॉटनी का पिता बनता है, थियोफ्रेस्टस। तो इस बॉटनी का जो फादर है ये थियोफ्रेस्टस है, थियोफ्रेस्टस आगे चल के बॉटनी के पिता बने। इनका जो समय काल है 370 से लेकर के 287, 370 से लेकर के 287 तक इनका समय काल है, वो भी BC। ये देखिए हमने पहले बताया कि यह व्यक्ति थियोफ्रेस्टस ऑलरेडी अरस्तु का ही शिष्य है, और इस व्यक्ति का जो है इंटरेस्ट कह सकते हैं ज़्यादातर बॉटनी में था। पौधों को समझने में इसकी रुचि अधिक थी, इसलिए इसने भी एक किताब लिखा। जैसे अरस्तु की किताब का नाम हमने बताया कि हिस्टोरिया एनिमेलियम अरस्तु की किताब का नाम था, इसी तरह यह व्यक्ति भी अपनी किताब लिखता है और अपनी किताब का नाम देता है क्या चीज़? हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम यह किताब है किसकी? यह किताब का नाम है थियोफ्रेस्टस के। थियोफ्रेस्टस द्वारा जो किताब लिखी गई हिस्टोरिया प्लांटेरम, अरस्तु द्वारा जो किताब लिखा गया वह किताब थी हिस्टोरिया एनिमेलियम। दोनों की किताब में खास बात यह है कि पहला शब्द हिस्टोरिया कॉमन है, बाकी जिसका जिस दिशा में इंटरेस्ट था उस दिशा में उन्होंने अपना नाम रख लिया है। जैसे इस व्यक्ति का इंटरेस्ट बॉटनी में था इसलिए इसने प्लांटेरम कर दिया, और इस व्यक्ति का जो इंटरेस्ट था वो था एनिमल में, इसलिए उसने लिख दिया नाम का ही एनिमेलियम करके। खास बात यह है कि अरस्तु भी 500 जंतुओं के बारे में अपनी किताब में लिखा था, और थियोफ्रेस्टस भी 500 जंतुओं के बारे में अपनी बुक 500 प्लांट्स के बारे में, जंतु नहीं
इस व्यक्ति का संबंध देखिए बायोलॉजी से है, मतलब कि जंतु के बारे में जानकारी तो अवश्य होगी। जैसे हम लोग भले जूलॉजी पढ़ लें स्पेशली, तो इसका मतलब यह तो नहीं हुआ ना कि बॉटनी का नॉलेज नहीं होगा। यह व्यक्ति भले फादर है बॉटनी का, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि इसके पास एनिमल्स का नॉलेज ही नहीं होगा। इंटरेस्ट अधिक था, काम अधिक इस क्षेत्र में है, इसलिए इसको इधर का पिता कहेंगे और जूलॉजी का नहीं कहेंगे। यहां तक शायद आपको बात समझ में आ गई होगी कि थियोफ्रेस्टस कैसे बॉटनी के पिता बने। यहां तक आपको पूरी बात समझ में आ गई, कोई बात हमारे हिसाब से छूट उठ नहीं रही है। तो आपको जूलॉजी भी समझा दिए, बॉटनी भी समझा दिए। अब हमारे सामने एक सवाल आता है कि इसके अलावा भी कोई ब्रांच है। देखिए हमने पहले ही आपको समझाया कि बायोलॉजी को बहुत सारे ब्रांच में बांटा गया है। एक बायोलॉजी की ब्रांच है जो जिसको हम लोग नाम देते हैं माइक्रोबायोलॉजी, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, बस इसके बाद हम लोग क्लास को आज खत्म करेंगे। जो हमारी माइक्रोबायोलॉजी है, यहीं से हम लोग इसको समझ लेते हैं। देखिए ध्यान से, माइक्रोबायोलॉजी, अब यह भी दो शब्दों से मिलकर के बना है, माइक्रो प्लस बायोलॉजी। अब पूरे बायोलॉजी शब्द का मतलब मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, बस यहां समझना है कि माइक्रो का मतलब क्या होता है। माइक्रो का मतलब बस ये समझिए कि वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल कहने का मतलब है कि बहुत छोटे जीव, वे जो बहुत छोटे हैं। बहुत छोटे कहने का मतलब ये है कि जिसे आप अपनी नंगी आंख से देख भी नहीं पाएंगे, जिसे देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी, उन सभी जीवों का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। डेफिनेशन समझिए, बायोलॉजी की वह शाखा या कहिए जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। सूक्ष्म जीव इतना होना चाहिए जिसे हम अपनी नंगी आंख से देख न सके। यह मत कहिएगा सर चूहा का भी अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी में करेंगे, यह भी सूक्ष्म है। उस सूक्ष्म की बात नहीं हो रही है, इतना सूक्ष्म होना चाहिए कि उसे आप देख भी ना पाएं अपनी नंगी आंख से। उन सब का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाएगा। जैसे एक मोटा मोटा बात समझिए, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गई, प्रोटोजोआ हो गई, ये सब के सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहने का सेंस समझिए कि इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। हम अपनी आंख से इन सभी जीवों को देख नहीं पाएंगे, इसलिए इन सबको एक अगर साइंस में बांटा जाए तो माइक्रोबायोलॉजी में रख सकते हैं। हालांकि जिन जिन चीज़ों का हमने नाम लिया कि वायरस का अध्ययन, वायरस के स्पेशली अध्ययन के लिए वायरोलॉजी बनाई गई है, बैक्टीरिया के अध्ययन के लिए बैक्टीरियोलॉजी बनाई गई है, प्रोटोजोआ के अध्ययन के लिए प्रोटोजूलॉजी बनाया गया है, लेकिन ये सभी के सभी सूक्ष्मजीव हैं। तो एक मोटा मोटा बात समझने के लिए हम कह सकते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी में इन्हीं सभी जीवों का अध्ययन किया जाता है जो अति सूक्ष्म है, जिन्हें हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते हैं। अब दूसरी बात आती है कि अगर माइक्रोबायोलॉजी भी है ब्रांच है साइंस की, बायोलॉजी की एक ब्रांच है, तो इसका भी कोई पिता होगा। तो माइक्रोबायोलॉजी के पिता हैं एक जिनका नाम है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, जो एक बड़े फेमस साइंटिस्ट हैं, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। ये साइंटिस्ट हैं और यही पिता कहे जाते हैं माइक्रोबायोलॉजी के। अब इसके पीछे की जो कहानी है उसको समझिए। माइक्रोबायोलॉजी के पिता कहने के पीछे की कहानी यह है कि दुनिया में पहली बार अगर किसी व्यक्ति को यह पता चला कि इतने भी सूक्ष्म जीव होते हैं इस संसार में जिसे आज तक किसी व्यक्ति ने देखा नहीं है, क्योंकि वह कोई व्यक्ति देख नहीं सकता है बगैर माइक्रोस्कोप की सहायता से। सोचिए, सबसे पहले माइक्रोस्कोप बनाता है जेकेरियस जेनसन, और उसके बाद माइक्रोस्कोप बनाते हैं रॉबर्ट हुक, और उसके बाद माइक्रोस्कोप बनाते हैं ल्यूवेनहॉक। अब तब यह व्यक्ति देखता है जाकर के पहली बार, और पता चलता है कि एक ऐसी भी दुनिया है जिसे हम लोग देख ही नहीं पा रहे हैं, वो हमारे सबके अगल बगल है। आप देखिए, इस तरह के जीव जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, माइक्रोबायोलॉजी से संबंध रखने वाले जीव हर जगह हैं। जैसे कोरोना आया था, आप देखिए हर खाने में, आपके हाथ पे, हमारे हाथ पे, हर जगह आपको बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, इस तरह के बहुत सारे जीव दिखाई देंगे। दिखाई नहीं देंगे, पहले तो देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। यह सारी बात बताने वाला पहला वैज्ञानिक था एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। मतलब कि इस दुनिया के बारे में, जिस दुनिया की बायोलॉजी बात करती है, सूक्ष्म जीवों के बारे में, हमारे आपके अगल बगल हैं,
लेकिन हम सबको इस व्यक्ति के पहले पता नहीं था, इसने ही बताया, इसलिए इस व्यक्ति को हम लोग ऑलरेडी माइक्रोबायोलॉजी का पिता मानते हैं। तो हमारे हिसाब से साथियों आज की क्लास यहीं पे हमारी ख़त्म हो रही है। हम आज बहुत ही कम आपको पढ़ाए हैं। हमारा मेन मकसद था कि हम बायोलॉजी को बस शुरू कर पाएँ। शायद आपको मैं अपनी बात समझाने में सफल रहा। हमने आज समझा बायोलॉजी क्या है, जूलॉजी क्या है, बॉटनी क्या है और माइक्रोबायोलॉजी क्या है। इसके आगे की क्लास में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि बायोलॉजी कैसे दुनिया के अन्य सभी पदार्थों से अलग है। कहने का सेंस ये है कि बायोलॉजी के हमने बारे में एक बात कहा कि यह जीवित जीवों का अध्ययन है। तो हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे कि हम निर्जीव से कैसे अलग हैं, सजीव निर्जीव से कैसे अलग है। अगली क्लास यही होगी। आज के लिए बस करते हैं साथियों। धन्यवाद आप सभी का।